नमस्कार। इससे पहले दोनों वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगी। इस वीडियो में हम इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स पढ़ेंगे। वन लाइनर हैं उस सभी क्वेश्चन, तो आप सीधा मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया? तो फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ? 1887 में। जो फ्रेंच इंडो चाइना है, जब इंडो चाइना में राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न हुई तो उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसको फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कहा, जो 1887 में उन्होंने गठित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वियतनाम में रहने वाली फ्रांसीसी नागरिक को किस नाम से जाना जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को किस नाम से जाना जाता था? तो जो वियतनाम है वहाँ पर फ्रांसीसियों ने अपना कब्जा जमा लिया था, तो उनको कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? उनको कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे है, पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में वियतनाम में कौन सा स्कूल खोला गया? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि टोकिन फ्री स्कूल खोला गया और यहीं पर एक आंदोलन भी हुआ था। आप पिछली वीडियो में जाकर देखना। जो पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए, कौन सी पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में, कौन से सन में? 1907 में वियतनाम में कौन सा स्कूल खोला गया? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल को खोला गया। आगे, होआ हाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो होआ हाओ आंदोलन जो था उसके संस्थापक कौन था? हुइन फूसो। क्या नाम था? हुइन फूसो। इन्होंने क्या किया था? एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जिस आंदोलन का नाम क्या था? होआ हाओ। आगे, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इस पार्टी की स्थापना की थी हो ची मिन ने। किसने की थी? हो ची मिन। आगे, अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हुआ? जो अमेरिका और वियतनाम है, चूँकि वियतनाम में उस समय फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसियों के साथ ही ये युद्ध था मुख्यतः। तो अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया? तो वो कौन सी संधि थी? पेरिस की शांति संधि। पेरिस में एक शांति की संधि हुई थी, शांति से जुड़ा हुआ, कि अब इसके बाद युद्ध नहीं करेंगे। तो कौन सा स्थान था? पेरिस था। अगला क्वेश्चन, हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी और कब? तो हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी? वो थी ब्यूबोनिक प्लेग, जो कि 1903 में फैली। कौन से सन में? 1903। फ्रांसीसी किसे पागल मोंजे कहकर बुलाते थे? जो फ्रांसीसी है वो किसको पागल मोंजे कहकर बुलाते थे? तो किसको बुलाते थे? हुइन फूसो। चूँकि हुइन फूसो कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने एक संगठन की स्थापना कर दी थी, तो उनको फ्रांसीसियों ने पागल घोषित कर दिया और उनको पागल मोंजे कहकर वो बुलाते थे। आगे है, गार्नियर कौन था? अब गार्नियर कौन था? गार्नियर उस फ्रांसीसी दल का सदस्य था जिसने मेकांग नदी की खोज की थी। क्या किया था इसने? मेकांग नदी की खोज किसने की थी? गार्नियर ने। जो गार्नियर है इसने। आगे है, वियतनाम में पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए किस विद्यालय की स्थापना की थी? ये तो हमने पढ़ लिया, 1907 में टोकिन फ्री विद्यालय। दोबारा क्वेश्चन आ गया,
अब होआ आओ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो होआ आओ आंदोलन कब शुरू हुआ? 1939 में। याद रखना, ये हुइन सिफो ने किया था शुरू, और किसने कब किया था? 1939 में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का रचयिता कौन था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का रचयिता कौन था? तो इसका रचयिता कौन था? फान बोई चाओ। क्या नाम था? फान बोई चाओ। आगे है नगुयेन हिन चिऊ कौन था? निगुयेन दिन चिऊ कौन था? तो निगुयेन दिन चिऊ वियतनाम का एक प्रसिद्ध नेत्रहीन कवि था। क्या कौन था ये? नेत्रहीन कवि था, जो कि वियतनाम का था। आगे, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों की क्या स्थिति थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों की क्या स्थिति थी? इसके अंतर्गत मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। शर्तानुसार काम पूरा न करने पर उन्हें दंडित किया जाता था। किनको? मजदूरों को। कहाँ के मजदूर थे ये? सभी वियतनाम के मजदूर थे, जिनको फ्रांसीसी जो सैनिक थे वो उनको दंड दिया करते थे अगर वो काम नहीं करते थे। आगे, 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? तो कौन सा आंदोलन था वो? पूरब की ओर चलो। एक लाइन थी, पूरब की ओर चलो, और इसी लाइन पर एक आंदोलन था जो कि 20वीं सदी के पहले दशक में, अर्थात 1901 1910 तक, इसी दशक का ये एक आंदोलन था जिसका क्या नाम था? पूरब की ओर चलो। अब आगे देखते हैं, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? जो वियतनाम है उसमें लोकतांत्रिक, वियतनाम आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। तो कब हुई? 1945 में। कब हुई? 1945 में। आगे देखते हैं, अमेरिकी सैनिक हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग को क्यों नहीं तोड़ सके? वहाँ पर एक भूल भुलैया मार्ग था जिसमें एक बार घुस जाए तो पता ही नहीं चलता था कहाँ चले गए। तो अमेरिकी जो सैनिक है वो उसको नहीं जानते थे, इसलिए उस मार्ग से उस मार्ग से संबंधित कुछ भी जानकारी नहीं जुटा पाए, और वहाँ पर उनके सैनिक कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वियतनामी लोग हर हमले के बाद उसकी तुरंत मरम्मत कर देते थे। अब सैनिक उसको क्या करते थे? उसको तोड़ते थे अमेरिकी सैनिक, लेकिन वियतनाम के लोग उसको साथ के साथ ही उसकी मरम्मत कर देते थे। और ये भूल भुलैया जो मार्ग था ये बड़ा ही कठिन था। जो वियतनाम के स्थानीय लोग थे वही उसको जानते थे सही से, अन्यथा उसको कोई भी नहीं जानता था कि ये वास्तव में कहाँ से निकलता है मार्ग। आगे देखते हैं, इंडो चाइना कितने देशों से मिलकर बना? उनके नाम लिखिए। तो इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। नंबर 1 वियतनाम, नंबर 2 लाओस, नंबर 3 कंबोडिया। ये हम पहले ही पढ़ भी चुके हैं कि 3 देशों से मिलकर बना है इंडो चाइना। आगे, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? 1930 में हो ची मिन ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी? हो ची मिन 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। आगे, वियतनाम के किन प्रांतों में वियतनाम की लपलपाती चिंगारी कहा जाता था? वियतनाम के किन प्रांतों को वियतनाम की लपलपाती चिंगारी कहा जाता था? तो वियतनाम के नगुअन तथा तिएन प्रांतों को, किस किस को?
नगुअन और तिएन प्रांतों को वियतनाम की लपलपाती चिंगारी कहा जाता था। याद रखना है इसको। आगे, आप फान यूचिन के बारे में क्या जानते हैं? जो फान यूचिन है वो एक राष्ट्रवादी नेता था। उसके देखते हैं इसमें लिखा होगा। फान यूचिन वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता थे। वे राजशाही राजतंत्र के प्रबल विरोधी थे। जो वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता थे, ये जो राजशाही वहाँ पर चलती थी, राजशाही के बाद वहाँ पर यानी कि राजशाही और राजतंत्र जो चलता था उसके प्रबल विरोधी थे। उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए। आगे, फ्रांसीसियों उपनिवेशों की आवश्यकता क्यों थी? फ्रांसीसियों उपनिवेशों की आवश्यकता क्यों थी? कोई 2 बिंदु लिखिए। तो पहला बिंदु है, फ्रांसीसी प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना तथा आवश्यक सामग्री जुटाना चाहते थे। दूसरा, फ्रांसीसी विश्व के पिछड़े हुए देशों में यूरोपीय सभ्यता का प्रसार करना चाहते थे। जो फ्रांसीसी थे, इनको ये लगता था कि हम बस सबसे ज़्यादा सभ्य हैं, बाकी सब लोग पिछड़े हुए हैं। इनकी ऐसी मानसिकता थी और इन्होंने सोचा कि हम विश्व के जितने भी पिछड़े हुए देश हैं उनको यूरोपीय सभ्यता के रंग में रंग देंगे। तो ये 2 बिंदु हैं फ्रांसीसियों के उपनिवेश के। आगे, संरचनागत परियोजनाओं से क्या तात्पर्य है? संरचनागत परियोजनाएं क्या थी? संरचनागत परियोजनाएं ऐसी विशाल परियोजनाएं थी जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता था। संरचनागत परियोजनाएं ऐसी विशाल परियोजनाएं थी जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता था। वियतनाम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किन पर आश्रित थी? जो वियतनाम है उसकी अर्थव्यवस्था किन पर आश्रित थी? वियतनाम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती तथा रबर के बागानों पर आश्रित थी। किस किस पर? चावल की खेती। वैसे तो मुख्यतः वहाँ पर केवल चावल ही पैदा होता था, लेकिन रबड़ के बाग भी बहुत सारे थे। तो इन दोनों पर ही वहाँ की जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वह आश्रित थी। आगे, कन्फ्यूशियस के बारे में आप क्या जानते हैं? अब कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस एक प्रसिद्ध चीनी विचारक था। कौन था ये? प्रसिद्ध चीनी विचारक था। उसने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। कन्फ्यूशियस एक प्रसिद्ध चीनी विचारक था। उसने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार मानते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। अब आगे देखते हैं, हुआ हाओ आंदोलन क्या था? यह कब शुरू हुआ? हुआ हाओ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में उपजे विचारों से प्रेरित था। क्या था? हुआ हाओ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में उपजे विचारों से प्रेरित था। अब आगे देखते हैं, यातना शिविर से आप क्या समझते हैं? पहले ही क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यातना शिविर एक प्रकार की जेल होती थी जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। आगे, फान बोई चाओ कौन थे? अभी फान बोई चाओ कौन थे देख लेते हैं। फान बोई चाओ वियतनाम के एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। वियतनाम के एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने 1903 में
रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन किया। क्या क्या था 1903 में? रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी, जिसको दुनी तान होई, क्या दुई तान होई नामक पार्टी का गठन किया था। आगे देखते हैं, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? तो 1945 में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। हो ची मिन को इसका अध्यक्ष चुना गया। किसको? हो ची मिन को इसका अध्यक्ष चुना गया। वियतमिन के बारे में आप क्या जानते हो? वियतमिन कौन थे? लोग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम वियतमिन के नाम से जानी जाती थी। इसने जापान के कब्जे से हनोई को स्वतंत्र कराया था। लोग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम वियतमिन के नाम से जानी जाती थी। इसने जापान के कब्जे से हनोई को स्वतंत्र कराया था। आगे, अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में भाग क्यों लिया? अब अमेरिका क्यों कूद जाता है कहीं भी जहाँ भी युद्ध होता है? देख लेते हैं। हो ची मिन की योजनाओं से अन्य पड़ोसी देशों में भी साम्यवादी सरकारें बन सकती हैं। इसे रोकने हेतु अमेरिका ने युद्ध में भाग लिया, क्योंकि अमेरिका को जो साम्यवादी सरकार थी उनसे क्या थी? प्रॉब्लम थी। उनको लगता था कि कहीं ये साम्यवाद अमेरिका में भी न आ जाए। तो क्या था, किसने शुरू किया? एक बार फिर देख लेते हैं। हो ची मिन की योजनाओं से अन्य पड़ोसी देशों में भी साम्यवादी सरकारें बन सकती हैं। इसे रोकने हेतु अमेरिका ने युद्ध में भाग लिया। अब एक शब्द और आया, नापाम। नापाम से आप क्या समझते हैं? नापाम अग्नि बमों के लिए गैसोलीन को फुलाने में प्रयुक्त होने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। यह मिश्रण मानव त्वचा पर चिपक जाता है और जलता रहता है। ठीक है, बड़ा भयानक है नापाम। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको। आगे देखते हैं, हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग क्या था? हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग हम पहले पढ़े हैं इसको। हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग क्या था? इसको देख लेते हैं। हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग देश के उत्तर से दक्षिण की ओर और सैनिक रसद भेजी जाती थी। यह मार्ग लाओस तथा कंबोडिया से होकर जाता था। हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग से देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक रसद भेजी जाती थी। यह मार्ग लाओस तथा कंबोडिया से होकर जाता था। अगला प्रश्न है, जिनेवा कॉन्फ्रेंस के पश्चात वियतनाम देश का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। आगे देखते हैं, सुन यात सेन कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुन यात सेन कौन था? सुन यात सेन एक चीनी राष्ट्रवादी था, जिसके नेतृत्व में चले आंदोलन ने 1911 में चीनी राजवंश को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तो सुन यात सेन कौन था? सुन यात सेन एक चीनी राष्ट्रवादी नेता था।
आगे वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना 1976 में हुई थी। उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कब हुई? जो 2 भागों में वियतनाम को बांट दिया गया था, उत्तरी और दक्षिणी, वह 30 अप्रैल 1975 को पुनः एक राष्ट्र बन गया। पुनः दोनों को मिला दिया गया। आगे देखते हैं, अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हुआ और यह संधि कब हुई? अमेरिका और वियतनाम के बीच पेरिस की शांति संधि से युद्ध समाप्त हुआ। यह संधि जनवरी 1974 में हुई। तो पेरिस की शांति संधि जो थी उससे युद्ध समाप्त हो गया था, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया। लेकिन ये कब हुई संधि? यह संधि जनवरी 1974 में हुई थी। आगे देखते हैं, वियतनाम पर फ्रांसीसियों के अधिकार के बाद राष्ट्रवाद के बीज किस प्रकार बोए गए? थोड़ा सा बड़ा है, देख लेंगे एक बार। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के अधिकार के बाद वियतनामियों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जीवन के हर मोर्चे पर वियतनामी लोग फ्रांसीसी शासन का विरोध करने लगे। उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि फ्रांसीसियों के हाथों वे क्या क्या गंवा चुके हैं। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के केवल सैनिक और आर्थिक मामलों पर ही अपना नियंत्रण स्थापित नहीं किया, बल्कि उन्होंने वियतनाम की संस्कृति और सभ्यता को भी नष्ट करने के भरसक प्रयास किए। अतः वियतनामी समाज के हर वर्ग के लोगों ने फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का बोध कराने वाली हर चीज़ के विरुद्ध जमकर संघर्ष किया। यहीं से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े। आगे देखते हैं, कुछ 2-3 बड़े प्रश्न हैं। फ्रांस ने वियतनाम पर किस प्रकार अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो पहले ये प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी सेना ने सर्वप्रथम 1858 में वियतनाम में प्रवेश किया। सर्वप्रथम कब? 1858 में। और 1880 के दशक तक उन्होंने देश के उत्तरी भाग पर दृढ़तापूर्वक अधिकार कर लिया। फ्रांस चीन युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों ने टोकिन तथा अनाम पर भी अधिकार कर लिया। बाद के दशकों में भी फ्रांसीसी शासक वियतनाम पर अपना आधिपत्य स्थापित करते रहे। तो कब से शुरू किया? 1858, और 1858 से 1880 तक तो उन्होंने अपना कब्जा जमा ही लिया था। आगे, फ्रांसीसी उपनिवेश को जरूरी क्यों मानते थे? फ्रांसीसी निम्न कारणों से उपनिवेश को जरूरी मानते थे। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति हेतु उपनिवेश बनाना आवश्यक समझा जाता था। दूसरा है, फ्रांसीसी से अपना कर्तव्य मानते थे कि सभ्यता के प्रकाश को उपनिवेश के पिछड़े लोगों तक पहुंचाया जाए। आगे देख लेते हैं, वियतनाम में परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? तो वियतनाम में परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए तो पहला क्या था? संपूर्ण इंडो चाइना से गुजरने वाला एक विशाल रेल नेटवर्क का निर्माण किया गया, जिससे वियतनाम के उत्तरी और दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गए। दूसरा, एक अन्य रेल मार्ग का निर्माण किया गया जो वियतनाम को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के रास्ते होते हुए थाईलैंड से जोड़ता था। आगे देखते हैं, पॉल बर्नार्ड कौन था? उपनिवेशों के विकास के बारे में उसके क्या विचार थे? जो पॉल बर्नार्ड कौन था? पॉल बर्नार्ड एक प्रभावशाली लेखक व नीति निर्माता था। इनका मत था कि उपनिवेश लाभ कमाने के लिए बनाए जाते हैं। उपनिवेशित देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने पर
लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार का विस्तार होगा, जिससे फ्रांसीसी व्यवस्थाओं को आर्थिक लाभ होगा। आगे, वियतनाम की फ्रांसीसी सरकार की दुविधा यह थी कि वियतनाम की फ्रांसीसी सरकार की क्या दुविधा थी? तो क्या दुविधा थी? वियतनाम की फ्रांसीसी सरकार की दुविधा यह थी कि वियतनामियों को किस सीमा तक शिक्षा प्रदान की जाए। कोलोन लोगों को यह भी भय था कि स्थानीय वियतनामी लोगों में शिक्षा के प्रसार से कहीं उनका व्यापार व नौकरियां हाथ से न निकल जाए। आगे देख लेते हैं, एक दो प्रश्न और है बस। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार मिलते थे। यदि मजदूर अनुबंध की शर्तों के हिसाब से अपना काम पूरा नहीं कर पाए तो मालिक उनके विरुद्ध मुकदमे दायर कर देते थे, उन्हें दंड देते थे और उन्हें जेलों में डाल देते थे। फ्रांसीसियों ने वियतनाम में संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण क्यों शुरू किया? फ्रांसीसियों ने व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन, सैनिक टुकड़ियों के आवागमन और संपूर्ण क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए वियतनाम में संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया तथा संपूर्ण इंडो चाइना से गुजरने वाला एक विशाल नेटवर्क बनाया गया। प्रसिद्ध लेखक और नीति निर्माता पॉल बनॉर्ड के अनुसार उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना क्यों आवश्यक था? पॉल बनॉर्ड के अनुसार उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना आवश्यक है। उनका कहना था कि यदि पराधीन देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और लोगों का जीवन स्तर उत्तम होगा तो वे अधिक वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे बाजार का विस्तार होगा तथा फ्रांसीसी व्यवसाय लाभान्वित होंगे। पॉल बनॉर्ड के अनुसार वियतनाम की अर्थव्यवस्था प्रगति को अवरुद्ध करने वाली कौन सी बातें थी? उसने वियतनाम की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या सुझाव दिए? पॉल बनॉर्ड के अनुसार वियतनाम की अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति पॉल बनॉर्ड के अनुसार वियतनाम की आर्थिक प्रगति को अवरुद्ध करने वाले तत्व वियतनाम की जनसंख्या अधिक थी। नंबर 2, खेती का उत्पादन स्तर कम था। नंबर 3, किसान कर्जे में डूबे हुए थे। अब आखिरी प्रश्न है, वियतनाम में फ्रांसीसी सरकार की स्कूली पुस्तकों में फ्रांसीसियों का किस प्रकार गुणगान किया जाता था तथा वियतनामियों के बारे में क्या क्या पढ़ाया जाता था? वियतनाम में फ्रांसीसी सरकार की स्कूली पुस्तकों में उपनिवेशिक शासन को न्योचित ठहराया जाता था। दूसरी ओर वियतनामियों को आदिम, असभ्य तथा पिछड़ा बताया जाता था। उसके बारे में निम्न बातें पढ़ाई जाती थी। नंबर 1, वियतनामी लोग शारीरिक श्रम तो कर सकते हैं परंतु बौद्धिक कार्यों के योग्य नहीं हैं। नंबर 2, वे खेतों में काम तो कर सकते हैं परंतु अपना शासन स्वयं नहीं चला सकते। नंबर 3, वे निपुण नकलची तो हैं परंतु उनमें रचनाशीलता नहीं है। नंबर 4, स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता था कि वियतनाम में केवल फ्रांसीसी ही शांति स्थापित कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम जो इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन है इस अध्याय को पूरा कर लेते हैं। इस अध्याय संबंधित 3 वीडियो हैं, आप तीनों वीडियो को यदि देख लेंगे तो यह वर्ल्ड हिस्ट्री का एक जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको अपने नोट्स में भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप एक बार इसको पढ़िए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। नमस्कार।